बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें लिविंग थिंग्स हों, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स उसको हमने डिस्कस किया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म तक हमने इसको डिस्कस किया, या फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। ये एक छोटा सा फ्लो शीट है, उसका एटम्स होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर सेल्स बनते हैं, ऑर्गेनेल्स, फिर सेल्स, फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, और फिर लास्ट में ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहाँ तक था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ लेवल्स ऐसी भी है जो कि ऑर्गेनिज्म लेवल से बढ़कर होते हैं, उसके बियॉन्ड भी कुछ लेवल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। तो ये लेवल्स क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन को हम डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनिजम्स की आबादी। बायोलॉजिकल टर्म्स में हम पॉपुलेशन को किस तरह डिफाइन करेंगे? अब हमारे पास जब लिविंग थिंग्स बन गई, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया, तो उनकी फिर अलग अलग पॉपुलेशन होती है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का एक ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज, जो एक जैसी स्पीशीज के हो। स्पीशी का मतलब है कोई भी किस्म, नो। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस, एक जैसे जानदारों का ग्रुप जो एक ही जगह पर लोकेट हो, एक जगह पर मौजूद हो। एंड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आबादी क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। इस ग्रुप की कैरेक्टर्स क्या होगी? लोकेटेड एट द सेम एरिया, एक ही जगह में, एक खास एक स्पेसिफिक एरिया जगह में वो रहते हो। एंड इन द सेम टाइम, और एक खास टाइम में वो रहते हो। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उसको हम किसी भी ग्रुप में हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं, उसको हम आबादी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, किसी क्लास में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट जो है एक खास एरिया में, एक खास टाइम में वो रहते हैं क्लास के अंदर, तो ये क्या है? उनकी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज पॉपुलेशन ऑफ मेज प्लांट्स इन अ फील्ड, किसी भी फील्ड में, किसी खेत में मेज प्लांट की पॉपुलेशन। अब मेज प्लांट सारे सेम स्पीशीज हैं, एक जैसी स्पीशीज हैं, और वो एक खास एरिया में, एक खास टाइम में वहां पर मौजूद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेज प्लांट्स की पॉपुलेशन। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इन एक्वाटिक लाइफ इन अ पॉन्ड, किसी भी पॉन्ड में फ्रॉग्स रहते हैं, तो एक खास एरिया और एक खास टाइम में सेम स्पीशीज इकट्ठे रहते हैं, और एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज जो मौजूद हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंटर रिलेशनशिप में है, तो इस चीज को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो सपोज ह्यूमंस की पॉपुलेशन, प्लांट्स की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन, ये आप देखें इस पिक्चर में, ये ऑर्गेनिज्म बन गया, तो एक खास एरिया में, एक खास टाइम में ये ऑर्गेनिज्म जो है सेम स्पीशीज वाले, सपोज सारे जो एलिफेंट्स हैं, ये इनकी पॉपुलेशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लेवल है कम्युनिटी। पॉपुलेशन से थोड़ा सा और हाई रैंक ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? जब हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस मतलब डिफरेंट स्पीशीज एक जगह में रहते हो इकट्ठा, और वो एक दूसरे के साथ अपनी इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, मिनरल साल्ट्स हैं, तो उन रिसोर्सेज को शेयर करते हैं।
तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज एन असेंबलेज, मतलब एन एग्रीगेशन है, ग्रुप है ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस, आबादियों का मजमुआ, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होते हैं और पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज, एक ही किस्म के स्पीशीज वो कंबाइन रहते हैं। इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, तो ऐसे ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी, किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी जंगल में, उसको हम फॉरेस्ट कम्युनिटी कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या होगा, डिफरेंट प्लांट्स उसमें होते हैं, एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग बर्ड्स वगैरह है, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, वहां पर फंजाई की स्पीशीज भी रहती है। तो डिफरेंट पॉपुलेशंस है और इनकी एग्रीगेशन को, इनकी ग्रुपिंग को हम कहते हैं कम्युनिटी। और ये जो पॉपुलेशंस है ये इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी की एग्जांपल हमने ले ली, उसमें प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ वो कांटेक्ट में है। सपोज अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो वहां से एब्जॉर्ब करते हैं, सिमिलरली उसमें अपने इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करते हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं, तो वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ये एनिमल्स ऑक्सीजन अपनी माहौल से लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है, तो इन एनिमल्स को भी प्लांट से मिलता है। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म खुराक के लिए सॉइल पे डिपेंडेंट है, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो ये अपनी माहौल के रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस किस्म के ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक फॉरेस्ट या फिर कोई भी एक एरिया है, इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन है, प्लांट्स की पॉपुलेशन, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन, किसी और ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है। इसी जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, यहाँ पर बर्ड्स की स्पीशीज भी है, यहाँ पर अदर एनिमल्स भी होंगे, और वो आपस में एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, प्लस अपनी माहौल के साथ। तो इस चीज को हम कम्युनिटी कहते हैं। तो ये पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट एक हाई लेवल हो गया। कम्युनिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इको मतलब ये लफ्ज निकला है इकोलॉजी से। इकोलॉजी क्या है, जिसको आपने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा था। इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताता है। इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम, कम्युनिटी के बाद बनता है इकोसिस्टम। द कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया में कम्युनिटी जिसमें लिविंग थिंग्स होते हैं, उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, और उस एरिया के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एयर है, वाटर है, मिनरल साल्ट्स है, लाइट है, टेम्परेचर है, तो ये सारे क्या है, फायर है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो किसी भी एरिया की कम्युनिटी और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से क्या बनता है, एक इकोसिस्टम वजूद में आता है। इकोसिस्टम की खासियत क्या होगी? इन एन इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कम्युनिटी में भी पढ़ा कि प्लांट्स डिपेंडेंट है माहौल के ऊपर, वहां से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सिमिलरली एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइट जो है प्लांट्स के लिए भी रिक्वायर्ड है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं। तो लिविंग थिंग्स आपस में प्लस अपनी माहौल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इस डिपेंडेंसी को प्लस लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये आपके सामने एक सिंपल सा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में ये मॉइस्चर है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया।
सोलर रेडिएशंस है, सोलर एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा फायर वगैरह है, स्मोक है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। प्लांट्स इसमें लिविंग कंपोनेंट्स है। न्यूट्रिएंट्स है, ये प्लांट कम्युनिटी, न्यूट्रिएंट्स तो ये अलग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। एक्वाटिक हैबिटेट है, मिनरल्स है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें आप देखें, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है। तो लिविंग थिंग्स और उनका जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक इकोसिस्टम वजूद में आता है। अच्छा, इकोसिस्टम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जो वर्ड है कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर मीन्स सर्कल। सिंपली बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो रीजन है, वो एरियाज हैं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पर लिविंग थिंग्स मौजूद होते हैं। उस पूरे एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं, मतलब जहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। डिफिनेशन क्या होगी बायोस्फीयर की? द पार्ट ऑफ द अर्थ, जमीन का वो पार्ट, वो हिस्सा, इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज, जहां पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज मौजूद हो, इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उस एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं, या सिंपली हम यूं भी कह सकते हैं कि द पार्ट ऑफ द अर्थ या द पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ऐसा एरिया जहां पर लिविंग थिंग्स मौजूद हो, जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, उस एरिया को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इंटायर जो बायोस्फीयर है, इट इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर, जमीन के सरफेस पे लाइफ का एरिया, जोन, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस पूरी एरिया को डिवाइड हम करते हैं 3 सब पार्ट्स में। देयर आर द फॉलोइंग 3 सब पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर। फर्स्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारे पास है लिथोस्फीयर, और थर्ड नंबर है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब है वाटर और स्फीयर मींस सर्कल को हम कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर का वो एरिया है जहां पर क्या हो, जहां पर सिर्फ वाटर मौजूद हो और उस वाटर में लिविंग थिंग्स मौजूद हो, जैसे पॉन्ड्स है, रिवर्स है, समंदर है, ओशंस है, सीज है। तो इनमें जितनी भी मतलब वाटर बॉडीज है, स्मॉल वाटर बॉडीज है या फिर लार्ज वाटर बॉडीज है, इनमें लाइफ पॉसिबल है, लिविंग थिंग्स रहते हैं। फ्रॉग्स होते हैं पानी में, फिश होते हैं उसमें, डिफरेंट अदर किस्म के जो है एक्वेटिक हैबिटेट है, जैसे एक्वेटिक जो है प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ये सारे लिविंग थिंग्स है और सरफेस ऑफ द अर्थ में वाटर पोर्शन में मौजूद है। तो इस एरिया को हम बायोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब है सॉलिड या मींस रॉक। लिथोस्फीयर जमीन के सरफेस पे वो एरिया है जो हार्ड होता है, जो हार्ड होता है। तो उस हार्ड एरिया को हम बायोस्फीयर का लिथोस्फीयर कहते हैं। अब हार्ड सरफेस, जमीन का जो सरफेस है ये हमेशा हार्ड होता है और इस हार्ड सरफेस को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे जमीन के सरफेस पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, हम भी रहते हैं, तो ये लिथोस्फीयर कहलाता है। पहाड़ों में फिर तो हार्ड एरियाज है तो वहां पर भी लाइफ पॉसिबल है, तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जमीन के सरफेस से ऊपर चंद किलोमीटर तक जो एरिया है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो एयर का एक एरिया है, लेयर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और उसमें भी लाइफ पॉसिबल है। जैसे सपोज बर्ड्स हैं, हवा में उड़ते हैं, कोई एरोप्लेन में सफर कर रहा है तो वो वहां पर सांस ले रहा है,
तो लाइफ जो है वहां पर भी पॉसिबल है। इस एरिया को हम फिर बायोस्फीयर का एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये इंटायर आपके सामने क्या है, ये बायोस्फीयर है। फर्स्ट लेयर हाइड्रोस्फीयर, वाटर पोर्शन है, इसमें एक्वाटिक हैबिटेट के प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी यहाँ पर रहते हैं। फिर है एटमॉस्फेयर, इंसेक्ट्स हैं तो वो हवा में उड़ते हैं, बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, एरोप्लेन जो है जब वो उड़ता है तो वो भी क्या है, एटमॉस्फेयर में होता है। तो हमारे पास ये क्या है, ये इंटायर लाइफ जोन है, और इस पूरे लाइफ जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनिजम्स के बाद हाई लेवल क्या है, पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद कम्युनिटी है, फिर इकोसिस्टम है, और उसके बाद बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर के 3 डिफरेंट लेयर्स हैं। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 16 पे एक्टिविटी है, राइट द लेवल्स अगेंस्ट ईच एग्जांपल। पेज नंबर 16 पे डायग्राम शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये डायग्राम दिया है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके नीचे एक टेबल दिया है, एक्टिविटी है, राइट द लेवल्स अगेंस्ट ईच एग्जांपल। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आपने क्या करना है, हर एक एग्जाम्पल के सामने आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। जैसे हार्ट है तो ये कौन सा लेवल होगा, C6H12O6, ये कौन सा लेवल होगा, ये ग्लूकोज है, ये तो ये सेल है, टिश्यू है, कंपाउंड है, ऑर्गन है, ये कौन सा लेवल है। नेक्स्ट जो है पेरेन्काइमा है, फिर ब्लड है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूरॉन। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है, आपने हर एक एग्जाम लिखना है कि ये कौन सा लेवल जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया, आपकी एक्टिविटी, ये आपकी आपका जो है होमवर्क है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1.9, पेज नंबर 17 पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक तंजीम जिसमें ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो जो कि सेल्स से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। ये आपको पता है कि जमीन के सरफेस पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको साइंटिस्ट ने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। दैट इज प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इंटायर जो है ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में, 5 किंगडम्स में साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने इनको डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब इन ऑर्गेनिजम्स में 5 ग्रुप्स में हमारे पास हमेशा 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होगा या फिर वो यूकैरियोटिक होगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो का मतलब है बिफोर या विदाउट, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, जैसे बैक्टीरिया है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोट, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन which is made up of cells is called cellular organization। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तंजीम जो सेल से बना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। The organization which is made up of cells is called cellular organization. In living organisms, cells organize in 3 ways to make the body of organism। जितनी भी organisms हैं 5 kingdoms में, जितनी भी discovered organisms हैं वो हमेशा 3 तरीकों से combine होते हैं और वो organizations बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि organization हमारे पास 3 किस्म के होते हैं।
कितने किस्म के? 3 किस्म के होते हैं, नेमली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, colonial organization and multicellular organization. Cells make unicellular organization, colonial and multicellular organization. Cells जो है वो unicellular, colonial and multicellular organization में बनाते हैं. And the organisms formed is a result of these organizations. इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पेक्टिवली. सेल्स जो है यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनको हम रिस्पेक्टिवली यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. तो इसका मतलब है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 किस्म का होता है. सबसे पहले हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. यूनि का मतलब है वन, सिंगल, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. डिफिनेशन क्या होगी? द ऑर्गेनाइजेशन इन विच द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तंजीम जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है उनकी जो बॉडी है सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की खासियत क्या होगी या प्रॉपर्टीज क्या होगी? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर जानदारों में only one cell makes the whole life of that organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल कंप्लीट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. मतलब है एक ही सेल जो है वो एक पूरी लाइफ जो है वहां एग्जिस्ट करती है और लाइफ रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट या वाइटल एक्टिविटीज होते हैं वो सारे उस एक ही सेल में परफॉर्म होते हैं. जैसे रिस्पिरेशन है, जैसे जो है एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, मूवमेंट है, अदर किस्म की एक्टिविटीज है. तो वो सारे एक्टिविटीज लाइफ रिलेटेड जितनी भी है वो इसी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं. द ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली. और इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद मुख्तार होता है. मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जितनी भी एक्टिविटीज हैं खुद परफॉर्म करता है. और ये एक्टिविटीज फिर उनके बॉडीज के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन ऑर्गेनेल्स के दरमियान एक्टिविटीज या जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड होते हैं. जस्ट लाइक डिवीजन ऑफ लेबर. जिस तरह किसी भी इंडस्ट्री में लेबर्स, मजदूर काम करते हैं, हर एक की अलग अलग ड्यूटी होती है, तो बिल्कुल उसी तरह इसी एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं, उस सेल के अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं तो वो एक्टिविटीज डिवाइड होते हैं अमंग different organelles. All the life activities are carried out by that cell. उस एक सेल के अंदर लाइफ रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. जैसे कि रिस्पिरेशन है, सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, सांस लेना और फूड की ब्रेकडाउन करना, इसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं, एनर्जी रिलीज करना. फिर है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, ये डाइजेशन कहलाता है, खुराक का हजम होना. रिप्रोडक्शन कहलाता है अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करना, एक्सक्रीशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये लाइफ रिलेटेड अहम या वाइटल एक्टिविटीज हैं और ये एक्टिविटीज इन एक ही सेल के अंदर ये परफॉर्म होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में
कंप्लीट बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, विच आर डिवाइडेड अमंग ऑर्गेनेल्स। ये सारे जो फंक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनेल्स के दरमियान, वो एक्टिविटीज डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की? अमीबा है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है, और इन ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनिज्म खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अमीबा एक ही सेल से बना होता है, यूग्लिना एक ही सेल से बना होता है, इसी तरह क्लेमाइडोमोनास भी एक ही सेल है। ये आपके सामने दो तस्वीरें हैं, एक में ये क्लेमाइडोमोनास है जो कि ओवल शेप है, और नेक्स्ट जो है ये आपके सामने यूग्लिना है। ये दोनों क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और ये कंप्लीट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइफ रिलेटेड तमाम वाइटल एक्टिविटीज एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब है ग्रुप्स। In this type of cellular organization, many unicellular organisms live together. Colonial organization में जो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। In this type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि एक ही सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर की मदद से ऑर्गेनेल्स के दरमियान एक्टिविटीज तकसीम होती है, लेकिन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। हर एक सेल खुद अपने लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, लेकिन कुछ जो है खास एक्टिविटीज है जो कि जिनके लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बाकी तमाम एक्टिविटीज वो खुद अपनी सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। उसमें डिवीजन ऑफ लेबर मतलब है एक्टिविटीज की डिवीजन वो नहीं होती। Each unicellular organism in the colony lives its own life. किसी भी colonial organization में जितनी भी unicellular organisms होते हैं, हर एक organism independent होता है, अपनी life जो है वो independently गुजारता है। However, an individual volvox cannot live independently. अपनी life तो वो independently गुजारता है, लेकिन जिंदा रहना वो इंडिपेंडेंटली नहीं करता, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो एन इंडिविजुअल वॉल्वॉक सेल, एक सिंपल इंडिविजुअल मींस अकेला, वॉल्वॉक सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल, और ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहता? बिकॉज कुछ एक्टिविटीज के लिए ये डिपेंड करते हैं अदर सेल्स के ऊपर, उसी कॉलोनी के दूसरे सेल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, देयर आर सेल्स व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर मोबिलिटी। इस कॉलोनी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि इस कॉलोनी की मूवमेंट के लिए, हरकत के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं। मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट, हरकत करना। while others for reproduction, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए, अफजाइशी नस्ल के लिए, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पैदा करने के लिए वो स्पेशलाइज होते हैं। तो मोबिलिटी के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ये सेल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल,
कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है हमारे पास वोल्वोक्स कॉलोनी। वोल्वोक्स क्या है? वोल्वोक्स जो है एक ग्रीन अलगा है, ग्रीन अलगी होता है, फाउंड इन वाटर, जो कि आमतौर पे पानी में ये मौजूद होता है। हैबिटेट क्या है इसकी? एक्वाटिक हैबिटेट है, और ये एक ग्रीन अलगा होता है, ग्रीन अलजी है, बेसिक क्लेमाइडोमोनास है, तो वो ग्रीन अलजी है, अलजी का एक टाइप है, एक स्पीशी है, और वो एक ही सेल से क्लेमाइडोमोनास बना होता है। तो बहुत सारे इस तरह के क्लेमाइडोमोनास सेल्स कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। hundreds of Volvox cells make a colony. Volvox जो है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है, और इस कॉलोनी में 100 and even thousands ऑफ Volvox सेल जो है वो एक दूसरे के साथ ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, और उससे Volvox की कॉलोनी बनती है। ये आपके सामने एक पिक्चर है, दिस इज Volvox। ये क्या है? ये एक कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी, ये सारे क्या है? ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनीज होते हैं। इन कॉलोनीज का जो साइज है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। एक कॉलोनी, इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉलोनी का साइज जो है पिन्स हेड के बराबर होता है। नेल जो कील का जो हेड होता है उस हेड के बराबर इस कॉलोनी का साइज होता है, और इस कॉलोनी में जो सेल्स एक साथ रहते हैं, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ इकट्ठा रहते हैं, उनका जो नंबर है वो 500 से लेकर थाउजेंड्स तक, मतलब 60,000 तक उसमें सेल्स होते हैं। तो 500 से लेकर 60,000 तक इनमें सेल्स हैं, और इनकी एग्रीगेशन को हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन अलजी का है, वोल्वॉक्स हम उसे कहते हैं। अ ग्रीन अलजी फाउंड इन वाटर, hundreds of Volvox cells make a colony, और इस कॉलोनी को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज ये आपके सामने ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीन अलगा है जैसे क्लेमाइडोमोनास है, तो ये एक क्या है? ये एक क्लेमाइडोमोनास है, और ये क्लेमाइडोमोनास जो है एक साथ रहते हैं, और इनकी एग्रीगेशन से एक कॉलोनी वजूद में आती है। उस कॉलोनी को हम कहते हैं वोल्वॉक्स कॉलोनी। और क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक ही सिंगल सेल से बना होता है, और इस एक सेल के अंदर लाइफ रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। ये फ्लैजेला है जो कि मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करता है, आई स्पॉट है लाइट डिटेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो एक्सक्रीशन का काम करता है, न्यूक्लियस है जो तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्लोरोप्लास्ट है उसमें तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। ये इस कॉलोनी में नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, और ये इसका सेल वॉल है, और इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए सेल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो एक सेल के अंदर इंडिपेंडेंटली परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास का कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और उसका डिटेल प्लस उसका एक सिंपल सा एग्जांपल और डायग्राम। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, उसका हम थर्ड टाइप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में आप अपने साथ नोट कर ले, एक तो मैंने आपको एक्टिविटी असाइन की जो कि टेबल का पेज नंबर 16 पे आपका वो होमवर्क हो गया। हर एक एग्जाम में आपने लिखना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ आप होमवर्क नोट करें एग्रीकल्चर, ये आपका होमवर्क हो गया। वो एक्टिविटी प्लस पेज नंबर 5 पे एग्रीकल्चर, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी सॉरी जो कैरियर इन बायोलॉजी है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी।
सर ये मंथली टेस्ट में क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है, डिस्कस किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी, तो इसके साथ हम डायग्राम ड्रा करें। हाँ ना, हर एक एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पे आपने साथ में डायग्राम भी ड्रा करना है। लेकिन सर फंजाई का डायग्राम तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में ड्रॉ किया है ना। तो मशरूम है, पफ बॉल्स है और भी बहुत सारे इसके डायग्राम से एक बना सकते हैं आप। और सर वोल्वोक्स की लेबलिंग करनी है। जी वोल्वोक्स की लेबलिंग करनी है। नहीं, बस वो सिर्फ डायग्राम आप बताइए। ओके थैंक यू सर। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? फातिमा अदनान। सर हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना है। जी हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम जिसके बनाना साथ है। बनता हो, जिसके साथ डायग्राम बनता हो तो आपने बनाना है उसके साथ। बस क्वेश्चन है जिनके साथ डायग्राम नहीं बनता तो फिर आप नहीं बना सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।